नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। 5 अगस्त 2019 की तारीख याद है आपको? बिल्कुल, पूरे देश को याद होगी। कैसे कोई भूल सकता है? क्योंकि 5 अगस्त 2019 को संसद के रास्ते मोदी सरकार ने 370 और 35A को, जो जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करने वाली, जम्मू कश्मीर को एक अलग प्रावधान देने वाली जो व्यवस्थाएं थी, उनको हमेशा हमेशा के लिए हटा दिया। पूरे देश में, और देश ही क्यों, पूरी दुनिया में, खासकर बगल के पाकिस्तान में बहुत हंगामा हुआ, बहुत छाती पीटी गई। भारत में लोगों ने सवाल उठाए कि यह संविधान पर हमला है, यह असंवैधानिक है। अब देश का क्या होगा? अब कश्मीर टूट जाएगा। अब कश्मीर में कोई तिरंगा नहीं उठाएगा, कश्मीर में कत्लेआम हो जाएगा, पूरे देश में खून बहेगा और ना जाने क्या क्या नैरेटिव्स गढ़े गए। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये जो छाती पीटने वाला जो लोग थे, छाती पीटने वाले जो लोग थे, इस फैसले के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को चुनौती दी और 23 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ लगाई गई। जिस तरह से मोदी सरकार ने 370 को हटाया था, उसके खिलाफ करीब 23 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई। लेकिन 4 साल 4 महीने और 6 दिन तक सुनवाई के बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया इंसाफ। 370 हमेशा के लिए साफ। जी हां, आज दो टूक का यही विषय है, हुआ इंसाफ, 370 साफ। और जिस तरह से 5 अगस्त 2019 को पाकिस्तान रो रहा था, आज भी पाकिस्तान रो रहा है। और जिस तरह से 5 अगस्त 2019 को भारत में बैठे कुछ लोग, रुदाली गैंग कहना चाहिए, जो छाती पीट रहे थे, आज भी छाती पीट रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले वो कह रहे थे कि मोदी सरकार का फैसला असंवैधानिक है, आज कह रहे हैं ये लड़ाई अभी लंबी चलेगी, अभी और भी आगे देखेंगे। कश्मीर में कई बदलाव आए, बहुत कुछ हुआ, लेकिन मोदी सरकार ने साफ कर दिया है कि 370 जो दरअसल जम्मू कश्मीर को भारत से अलग कर देने वाला एक प्रावधान था, अब वो देश में नहीं रहेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ कर दिया कि जिस दिन जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा बना, उसके बाद जम्मू कश्मीर का कोई स्पेशल स्टेटस नहीं है। जिस तरह से बाकी राज्य देश का हिस्सा है, उसी तरह से जम्मू कश्मीर भी देश का हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी याद दिलाया कि यह साफ साफ लिखा है, 370 एक अस्थाई प्रावधान था, अस्थाई, जिसको स्थायी बनाने की कोशिशें हुई, साजिशें हुई। और कोर्ट ने कह दिया कि मोदी सरकार ने जो कदम उठाया है, वो बिल्कुल सही रास्ते से उठाया गया। दो टूक में आज हम इसी पे बात करेंगे और इसके बाद जो कुछ होने जा रहा है उस पे बात करेंगे। क्योंकि 5 अगस्त 2019 के बाद से एक नया कश्मीर हमने देखा, कश्मीर को नए सिरे से खड़े होते देखा, उठते देखा, आगे बढ़ते देखा। लेकिन कुछ लोग जो रोड़ा अटका रहे थे, आज वो इंसाफ हो गया। तो सवाल यह है कि जो नया कश्मीर बनने का रास्ता था, वो साफ हो गया है। आज दो टूक में इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन आज मैं आपको उन लोगों की आवाजें कतई नहीं सुनाऊंगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो आज कुछ कुछ बोल रहे हैं, क्योंकि इन्हीं लोगों ने 5 अगस्त 2019 को भी कुछ कुछ बोला था। इसलिए मैं उनकी तरफ से उनके बाइट आपको सुनवाऊं, उनकी प्रतिक्रियाएं आपको सुनवाऊं। मुझे लगता है इसमें समय जाया होगा। हालांकि आज की डिबेट में कुछ मुख्तलिफ आवाजें मेरे साथ जरूर जुड़ेंगी, जिन्हें आज भी लगता है शायद कि 370 की वापसी हो जाएगी, जिन्हें आज भी लगता है कि शायद सुप्रीम कोर्ट ने गलत किया, जिन्हें आज भी लगता है कि 370 हटाने का फैसला सही नहीं था।
ऐसी आवाज़ें आज कुछ होंगी, लेकिन मैं ऐसे नेताओं की बयान आपको नहीं सुनाऊंगा जो कहते हैं कि अभी सफ़र लंबा है, दिल मायूस है, लेकिन अभी जो है पूरी तरह से हिम्मत नहीं हारी है। उनकी हिम्मत वो अपने पास रखें, चुनावों में काम आएगी, चुनाव लड़ने के काम आएगी, चुनाव लड़े, संविधान के दायरे में, कश्मीर में जीते, शुभकामनाएं हैं, मुख्यमंत्री बने, पर 370 वापस लाने का जो सपना है वो भूल जाए तो अच्छा है। और साथ साथ आज मैं उन मीडिया कर्मियों को, उन अखबारों को, उन पत्रकारों को भी आज जो है सांत्वना देना चाहता हूं, जो 5 अगस्त 2019 के बाद से रो रहे थे। बीबीसी रोया, वॉशिंगटन पोस्ट रोया, न्यूयॉर्क टाइम्स रोया, और भारत के ना जाने कितने पत्रकार रोए कि गजब हो गया, गजब हो गया, बर्बाद हो गया देश। आज भी उनके 5 अगस्त 2019 के बाद आज भी उनके रोने का दिन है। रोइए, खूब रोइए, लेकिन नया कश्मीर बनते हुए देखिए। दो टूक में आज इसी पर चर्चा होगी। और आज गृह मंत्री अमित शाह ने संसद के अंदर, राज्यसभा के अंदर इस पूरे मसले पर अपनी बात एक बार फिर से रखी। जरा सुनिए उन्होंने क्या कहा। मैं आज इस महान सदन के माध्यम से देश भर में बिखरे पड़े कश्मीरी पंडित और अन्य विस्थापितों को कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी सरकार आपको न्याय देने के लिए कमिटेड है। आप मुझे लिखिए, कश्मीर सरकार को लिखिए, किसी भी विज्ञ के बगैर आपका रजिस्ट्रेशन कर दिया जाएगा। आप मतदार भी बनोगे, चुनाव भी लड़ पाओगे, और जम्मू कश्मीर के अंदर आप मंत्री बनकर भी जा सकते हो। तो आज जम्मू कश्मीर में जो बदलाव हुए हैं, उसके बाद जो कश्मीरी पंडित हैं उनको लेकर भी गृह मंत्री अमित शाह ने उनको ये आश्वासन दिया कि उनके लिए, उनकी भलाई के लिए केंद्र सरकार कृत संकल्पित है। और ये भी कहा कि अब जो है 370 की वापसी तो नहीं होगी। लेकिन 370 जब हटाया और जब हटाने के पूरी प्रक्रिया चल रही थी, उस बीच किस तरह से लोगों ने रिएक्ट किया और किस तरह से चुनौती दी गई, क्या कुछ कहा गया, और कैसे नरेंद्र मोदी सरकार ने उस चुनौती को एक्सेप्ट किया और जो जो चुनौती दे रहे थे उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया। इसको लेकर सोशल मीडिया में एक वीडियो बहुत वायरल है। चलिए आज वो भी आपको दिखा देता हूं, क्योंकि आज सोशल मीडिया से हम मीडिया में, मेन स्ट्रीम मीडिया में भी उस वीडियो को ले लेते हैं और ज़रा छोटे छोटे हिस्से सुनते हैं, क्योंकि कैसे चैलेंज किया गया और कैसे मोदी सरकार ने पलटवार किया। जरा देखिए। कांग्रेस की बहुत स्पष्ट राय जो हुआ है वो संविधान को नकारा गया है। Even if he becomes the prime minister, he cannot touch it. This I tell him now, as Farooq Abdullah. इसमें दखल अंदाज मत करो। तो फिर उसके बाद भी क्या जम्मू कश्मीर इंटरनल मामला हो सकता है? देखेंगे, मसला तो सुप्रीम कोर्ट में है। 370 को तो निकाल ही नहीं सकते, मैं चैलेंज कर रहा हूँ। अमित शाह साहब, आप किसी गमला मुंगेरी लाल के ख्वाब देख रहे हो। अगर आपने 370 के साथ हाथ लगाया तो ये झंडा हमारे हाथों में भी नहीं रहेगा। मुझे लगता है कि जो है वो ठीक है, उसको चेंज करने की जरूरत। जब तक कांग्रेस पार्टी का वजूद है तब तक 370 भारतीय जनता पार्टी 200 साल हुकूमत करेगी तो भी वो हटा नहीं सकती। आज हमने माफी के साथ कहता हूं, कश्मीर के पैलेस्टीन बनने का रास्ता खोल दिया है। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एग्जिस्ट नहीं करती है, आप धारा 370 को खारिज नहीं कर सकते। Kashmir has never been an integral part of India. लाल चौक में फैसला हो जाएगा किसने अपनी मां का दूध पिया। देश के सामने 70 साल से एक और बड़ा चैलेंज था, जिसे कुछ दिन पहले भारत ने फेयरवेल दे दिया है।
हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। तो देखा हमने, एक वो दौर था जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था एक देश में दो विधान, दो प्रधान, दो निशान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। और मोदी ने ये गारंटी दी कि अब तो चलने नहीं दिया जाएगा, अब तो नया कश्मीर बनेगा। और अब नए कश्मीर बनने की शुरुआत हो गई है। दो टूक में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। आज दो टूक में मेरा सवाल आपके सामने है। आज दो टूक में मेरा सवाल, जिस पर आज की डिबेट, आज की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मेरा आज का सवाल, सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया इंसाफ, नए कश्मीर का रास्ता क्या हो गया अब साफ? जी हां, सवाल एक बार फिर, सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया इंसाफ, नए कश्मीर का रास्ता क्या हो गया अब साफ? ये मेरा आज का सवाल है। और उस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ आज जो है फिलहाल 4 मेहमान जुड़े हैं। जरा स्क्रीन पर जल्दी से चारों मेहमानों को दिखाइए। मेरे साथ 4 मेहमान जुड़ चुके हैं। चारों मेहमानों के एक परिचय करवा देता हूं। गुरु प्रकाश पासवान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं गुरु प्रकाश पासवान जी। मेरे साथ सैयद जव्वाद जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं सैयद जव्वाद। मेरे साथ अदनान अशरफ मीर जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता है जेके पीपल्स कॉन्फ्रेंस के। और मेरे साथ स्टूडियो में जुड़े हैं पथिकृत पायनियर, रणनीतिक मामलों के एक्सपर्ट हैं। मेरे साथ जल्द ही जम्मू कश्मीर से जावेद बेग भी जुड़ेंगे कुछ ही देर बाद। लेकिन फिलहाल 4 मेहमान जुड़े हैं। चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। शुरुआत करता हूं मैं अदनान अशरफ मीर जी। अदनान अशरफ मीर जी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या कहेंगे आप सर? अदनान अशरफ मीर, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? ओके, मुझे लग रहा है अदनान अशरफ मीर के पास मेरी आवाज़ नहीं जा रही। मैं उनको जोड़ूं उससे पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि आज मैंने नेशनल कॉन्फ्रेंस और साथ साथ पीडीपी, महबूबा मुफ्ती की जो पार्टी है, उनसे भी कहा था कि आइए आज कश्मीर पर जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आइन में आज इस पर चर्चा हो जाए। जो कुछ आपने कहा था कि कश्मीर में किसी ने 370 हटाया तो खून की नदियां बह जाएंगी, तिरंगा कोई उठाएगा नहीं, कोई तिरंगा उठाने वाला हाथ नहीं बचेगा। फारूक अब्दुल्ला ने तो यहां तक कह दिया था कि चीन की मदद से 370 लाएंगे। मैंने कहा चलिए आइए आज आप बात हो जाए कि अब क्या चीन की मदद के लिए जाएंगे या पाकिस्तान में अपनी हाजिरी लगाएंगे। लेकिन उनमें से किसी भी पार्टी ने अपना प्रवक्ता नहीं भेजा। लेकिन सैयद जवाद खुश तो बहुत होंगे आज आप भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। मैं तो वैसे भी अल्लाह का शुक्र है खुश रहता हूं और इस देश को सलामत देखना चाहता हूं, खुशहाल देखना चाहता हूं। यहाँ के लोग, यहाँ के जितने भी भारतीय हैं, और दुआ ये करता हूं कि मेरा मुल्क जो है वो हमेशा खुश रहे। और अपनी बात की शुरुआत एक अशार से करता हूं कि वो जो ख्वाब देखे थे मैंने अपने जहन में, कि वो जो ज़बां मिली कटी हुई और कलम मिला तो बिका। तो आज की मौजूदा स्थिति जो है वो मुझे लगता है वो इसी तरफ। अब धारा 370 के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला तो दिया है और सुप्रीम कोर्ट जरूर सुप्रीम है और भारत के लोग सुप्रीम कोर्ट और संविधान पर यकीन रखते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कोई भी फैसला ऐसा नहीं होता जो अभेद ना। सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम जरूर है लेकिन अभेद नहीं है, ये भी समझ लीजिएगा आप, इस चीज को बखूबी जानिएगा। अच्छा ठीक है, एक मिनट इससे पहले आगे बढ़े। आपने एक शेर सुनाया, बिकी हुई कलम, है ना, कुछ ऐसे कह रहे थे। तो सुप्रीम कोर्ट की कलम को बिका हुआ कह रहे थे या मेरे हाथ में जो कलम है उसको बिका हुआ कह रहे थे? जरा ये बता दीजिए, क्योंकि फैसला तो आज सुप्रीम कोर्ट ने कलम से लिख दिया। तो सुप्रीम कोर्ट की कलम आपको बिकी हुई कलम लगी या फिर आपको मेरी कलम बिकी हुई कलम लगी? नहीं, मैंने तो एक शेर सुनाया था। अरे सर, मौके पे जो शेर सुनाया जाता है, मौके पे जो शेर सुनाया जाता है उसके कुछ मायने भी होते हैं ना, कि आपने ऐसी मन में आया, आपने कहा चलो आज शेर से शुरू कर देता हूं, कहने के लिए कुछ नहीं है। समझदार लोग वो शेर के मायने निकाल लेते हैं। तो मैं तो ये मायने निकाल रहा हूं कि आप सुप्रीम कोर्ट की कलम को बिकी हुई कलम कह रहे हैं, मैंने ये मायने निकाले। अब बताइए, इसी पे बहस आगे चलाएं। अब पत्रकार लोग तो हर चीज के 3-3 मायने निकाल लेते हैं। अपने मायने बता दीजिए सर, मैं तो कह रहा हूं आज तो सुप्रीम कोर्ट की कलम चली है, तो आप अपने मायने बता दीजिए मुझे। नहीं तो आप सुप्रीम, नहीं तो मैंने जो मायने निकाली है, चलिए उस पर डिबेट आगे बढ़ाते हैं। नहीं, आप देखिए ज़हीन, देखिए पत्रकारों की यही खास बात होती है और अब माशाल्लाह आप इसीलिए जाने जाते हैं कि एक बात के 10-10 मतलब निकाले जाते हैं और यही पत्रकारिता होती है। और यही पत्रकारिता जगत की खूबसूरती भी होती है कि हर एक एंगल से देखना चाहिए
और मुझे लगता था कि आज 370 का जो फैसला दिया है, क्या जम्मू कश्मीर की आवाम इस फैसले से खुश है? बिल्कुल खुश है। कोई भी फैसला ठीक है नहीं, ये तो आप देखिए, वहां पे चुनी हुई सरकार तो है नहीं। हाँ। अगर वहां पे जम्मू कश्मीर की चुनी हुई मौजूदा सरकार होती, वहां पे चीफ मिनिस्टर होता, वहां के मंत्री होते और वहां की विधानसभा होती जो वहां के लोगों ने चुनी थी, जिसमें पीडीपी की सरकार थी और भारतीय जनता पार्टी की मिली हुई सरकार थी, लेकिन बेहद अफसोस के साथ कि आज तक वहां पर लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव नहीं हो पाए। ये भी एक अफसोस की बात है, क्योंकि हम एक लोकतांत्रिक मुल्क के अंदर रहते हैं, तो लोकतांत्रिक मुल्क के अंदर जो है, देश के अंदर, वहां लोगों के जो अधिकार होते हैं, जो हमारा सबसे बड़ा राइट होता वोट देने का, वहां अभी तक असेंबली नहीं हो पाई। नंबर एक बात। दूसरी बात कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट जो है बहुत से फैसले देती है और कई हमने देखा, कभी 5 जजों की बेंच ने एक फैसला दिया, फिर 7 जजों की बेंच ने उसको पलट दिया, फिर इसी तरीके से 9 बेंच पे होती, 11 कहां तक गई। और इस देश में जब तक संविधान रहेगा और तब तक जो है ये देश सलामत रहेगा और आगे भी इंशाल्लाह सलामत रहेगा। जब तक हम लोग हैं, जो संविधान प्रेमी लोग हैं, तब तक तो रहेगा। इस चीज की मैं आपको श्योरिटी दे करके जाता हूं। रही तीसरी बात, सर मैं आपको एक और श्योरिटी दे देता हूं, मैं आपको एक और श्योरिटी दे देता हूं। आपने कहा जब तक हम रहेंगे, मैं कहता हूं जब तक आप और हम भी नहीं रहेंगे ना, तब भी ये देश सुरक्षित रहेगा। ना आप रहेंगे ना मैं रहूंगा। सब आ गए ना सर, ना आप रहेंगे ना मैं रहूंगा, लेकिन ये देश रहेगा, देश सुरक्षित रहेगा। चिंता मत कीजिए, आपके जाने से, मेरे जाने से इस देश को कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। ये देश था, ये देश है। बाबर आया, औरंगजेब आया, ये देश रहा। उसके बाद भी लोग आए, ये देश रहा। अंग्रेज आए, ये देश रहा। कितने आए तो बस ना जाने कितने मेरी बात सुनिए, सैयद जवाब सुनिए, सैयद जवाब सुनिए, सैयद जवाब मेरी बात, जवाब साहब, सैयद जवाब मेरी एक बात सुनिए, मेरी एक बात सुनिए, मेरी एक बात सुनिए, सैयद जवाब मेरी एक बात सुनिए, सैयद जवाब मेरी एक बात सुनिए। मैं कह रहा हूँ आज जो है ना, अरे सैयद जवाब मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। मैं कह रहा हूँ आज जरा ना, पहले शेर सुनिए, शायराना मूड से, शायराना मूड में आप रहना चाहते रहिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आप शेरो शायरी करना चाहते हैं, क्योंकि दिल के बहलाने को लोग शेरो शायरी करते हैं। जब दिल टूट जाता है तो लोग शेरो शायरी करते हैं, तो आप आज शेरो शायरी करने के मूड में करिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आपको सर मैं आपको, सैयद जवाब सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात। मैं आपको फिर कह रहा हूं, आपने एक बात कही थी, मैं उसको दुरुस्त किया। सिर्फ मैंने कहा, आपने कहा हम नहीं रहेंगे, जब तक हम हैं तब तक देश सुरक्षित है। मैं कह रहा हूं सर, इस मुगालते में मत रहिए कि आपने देश को कंधे पे उठा रखा है। यह देश आपके और मेरे बिना भी सुरक्षित है सर, और सुरक्षित रहेगा। इस देश की जो पीढ़ियां हैं ना, इस देश के जो नौजवान हैं, इस देश को सुरक्षित हाथों में थमाने के लिए, इस देश का नेतृत्व सुरक्षित हाथों में देने के लिए वो लोग कृत संकल्प हैं। देश को आगे बढ़ाएंगे। अब आप अपनी बात आगे बढ़ाइए और 370 पे आइए, चलिए। नहीं, मैं आपकी बात का समर्थन करता हूं। न जाने कितने आए और चले गए, न जाने कितनी सरकारें आई चली गई, न जाने कितने प्राइम मिनिस्टर आए चले गए, और ये भी चले जाएंगे, कोई स्थायी नहीं है। इस चीज से तो आप सहमत रहिएगा ना। और कोई भी चीज जो होती है ना, वो परमानेंट नहीं होती जिंदगी में। एकदम सबको, हमको, आपको, सबको जाना होता है एक दिन, और सरकारों को भी जाना होता है। और हो सकता है कि 2024 में ये सरकार चली जाए, हो सकता है, ये भी हो सकता है। और आगे ये भी हो सकता है कि 2024 में ये सरकार यही है और आने वाले वक्त में कोई और दूसरे फैसले हो जाए, ये भी तो हो सकता है ना। बिल्कुल हो सकता है, ये भी मुल्क डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी की खूबसूरती यही है जी। लोग बहुत, यही मैं कह रहा हूं। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर में लोकतंत्र बहाल भी होना चाहिए, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जल्द से जल्द वहां पे इलेक्शन भी होना चाहिए, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। लेकिन आप बताइए, अपने दिल पे हाथ रख के बताइए, क्या वहां पर जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के साथ, क्या उनकी सहमति के साथ, क्या वहां की असेंबली के साथ ये एक डिसीजन लिया गया? तरीके के ऊपर आपत्ति, ठीक है, जो तरीका आपने इख्तियार करा, सुनिए बड़े भाई इजाजत के साथ, जो तरीका आपने इख्तियार करा, उस तरीके के ऊपर आपत्ति थी, है और रहेगी। ओके, वो तरीका जो आपने इख्तियार करा वो सही नहीं था। ठीक है, ओके, वहां की आपने, ओके सैयद जवाद जी, सैयद जवाद जी आगे बढ़ते हैं, और भी मेरे साथ मेहमान है। वैसे मैं एक दो बातें कर दूं, उसके बाद गुरु प्रकाश पासवान जी माफी चाहता हूं, फिर आपके पास आऊंगा, क्योंकि मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं। अच्छा, वैसे गुरु प्रकाश पासवान जी, आपको बधाई दे दूं, 2 चीज़ों की बधाई दे दूं। 370 को लेकर जो कोर्ट का फैसला है वो भी, और आपका जन्मदिन भी था,
तो आपको जन्मदिन की भी बहुत शुभकामनाएं, और आपके जन्मदिन के अवसर पर देखिए ये फैसला भी आ गया, तो मुझे लगता है आज आप तो बहुत खुश होंगे। मैंने गलती से जवाद साहब से सवाल पूछ लिया, उन्होंने तो पूरे दिल का दर्द जो है शायरी में वो ले दिया। कोई बात नहीं, मेरी तरफ से बुरा मत मानिए, बुरा मत मानिए सर, बुरा मत मानिए। नहीं, मेरी तरफ से भी गुरु पासवान जी को बहुत चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है। मैं सिर्फ एक दो चीजें कहूँगा कि देखिए सेहतमंद रखे, अच्छा रखे। ओके, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे पास ना मेरे कश्मीर में बड़े मित्र हैं। मैं आपको बताऊं, मेरे पास आज बाकी हिस्सों से नहीं, मेरे पास आज कश्मीर से सबसे ज्यादा मैसेज आए, सबसे ज्यादा मैसेज आए कश्मीरी मित्रों के और कश्मीरी मुस्लिम मित्रों को। उन्होंने कहा भाई साहब ये फैसला इस देश के लिए बहुत बढ़िया रहा, सबके सब। और मैं ऐसे एक दो लोगों को जोड़ना चाहता था, लेकिन मुझे लगा कि वो मैं ज्यादा कश्मीर की आवाजें, लेकिन कभी मौका लगेगा उनको सबको जोड़ूंगा। लेकिन अभी मेरे साथ कश्मीर की एक आवाज और जुड़ेगी, एक तो अभी नहीं जुड़ पाए, लेकिन मैं ऐसी आवाजों को जोड़ना चाह रहा था। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, मेरे पास कश्मीर से आज इतने मैसेज आ रहे हैं, सब लोग मेरे कश्मीर के मित्र मुझे फोन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई साहब बहुत अच्छा हुआ, अब कश्मीर सही रास्ते पर जाएगा। लेकिन गुरु प्रकाश पासवान जी वो कह रहे हैं कि ये जो जिस तरह से हुआ वो गलत हुआ। हालांकि जहां तक मेरी जानकारी, जितना मैं समझ पाया कोर्ट के फैसले को, कोर्ट में इस बात को भी चुनौती दी गई थी कि जिस तरह से हटाया गया गलत तरीके से हटाया गया। कोर्ट ने आज उसको भी खारिज कर दिया। क्या कहेंगे आप सर? नहीं, देखिए अशोक जी, सबसे पहले तो आपने अपने प्रारंभिक प्रबोधन में जो पृष्ठभूमि दिया है, मुझे लगता है कि आपके दर्शकों के लिए बहुत ही उम्दा और पर्याप्त पृष्ठभूमि है। आपने कहा कि किसने जोर नहीं लगाया, वॉशिंगटन पोस्ट हो, न्यूयॉर्क टाइम्स हो। मुझे स्मरण आता है गार्डियन में, जो कि ब्रिटेन में छपने वाला एक अखबार है, उसमें 26 मई 2014 को एक संपादकीय आया था। उस संपादकीय में बहुत अच्छी बात कही गई थी कि अंततोगत्वा 2014 में ब्रिटिश साम्राज्य का शासन भारत में समाप्त होता है। और आज सदन, जो कि देश के 140 करोड़ लोगों की आवाज है, सुप्रीम कोर्ट जो कि सर्वोच्च न्यायालय में व्याप्त है, सदन की आवाज, 140 करोड़ लोगों की आवाज को देश के सर्वोच्च न्यायालय ने वैध ठहराया है। और दो प्रमुख बातें देखिए, प्रक्रिया और उद्देश्य, इंटेंशन क्या था, प्रोसीजर क्या था, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी और कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके को अपहेल्ड किया गया है। तो आपने रुदाली गैंग का जिक्र किया है, वो रुदाली गैंग अपना काम करेंगे, रोएंगे, लेकिन संविधान निष्ठ तरीके से, संविधान की मर्यादाओं में रहते हुए संविधान के संकल्पों को पूरा कैसे करना है, यह आज देश ने देखा है। आज पूरे देश के 140 करोड़ लोगों के मन में हर्षोल्लास का वातावरण है। और क्यों है? देखिए अशोक जी, बाबा साहेब अंबेडकर भी इस 370 के विरोध में थे। आपने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जिक्र किया, जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान जम्मू कश्मीर के लिए दिया। वो ये कहते थे कि एक देश में दो विधान, दो प्रधान, दो निशान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। और ये भारतीय जनता पार्टी की प्रतिबद्धता को दिखाता है। 1952 में ये घटना होती है और 2020 में 70 वर्षों के बाद भी उस संकल्प को हमने पूरा किया है, उस अखंडता को हमने पूरा किया है। वर्षों तक, दशकों तक जम्मू कश्मीर के नागरिकों के साथ जो अन्याय होता रहा। अशोक जी, दुर्भाग्य देखिए आप, जो तथाकथित सामाजिक न्याय की पृष्ठभूमि वाली पार्टियां हैं, वो भी इसके पक्ष में थी। और 370 की वजह से आप भली भांति जानते हैं जम्मू कश्मीर की महिलाओं ने क्या अन्याय नहीं सहा है। 370 की वजह से जम्मू कश्मीर के दलित समाज ने क्या अन्याय नहीं सहा है। 370 की वजह से जम्मू कश्मीर में अनुसूचित जनजाति के लिए पॉलिटिकल रिजर्वेशन तक नहीं था। और ये सब तथाकथित स्वघोषित बुद्धिजीवी सामाजिक न्याय के पुरोधा जो हैं, वो इसके पक्ष में खड़े थे। आज उनका चेहरा, आज उनकी हिपोक्रेसी, आज उनके दोहरे मापदंड देश के सामने आ गए हैं। तो प्रक्रिया को, उद्देश्य को, इंटेंशन को और तरीके को संवैधानिक तरीके से सुप्रीम कोर्ट की मेजॉरिटी वर्डिक्ट ने आज सही ठहराया है। और 5 अगस्त 2019 के बाद आज का जो 11 दिसंबर 2023 का दिन है, ये बिल्कुल इतिहास में याद रखा जाएगा। हम इस बात के लिए आश्वस्त हैं। ओके, लेकिन कुछ सवाल सैयद जवाद ने उठाया, मुझे उन सवालों पर भी आज परहेज नहीं है बातचीत करने से। वहाँ विधानसभा नहीं है, वहाँ के लोगों से नहीं पूछा गया। इस तरह की बातें जो हैं, हालांकि संसद में भी उठाई गई थी, संसद में भी उठाई गई थी, और जो याचिकाएं लगाई थी उनमें भी ये सारे सवाल उठाए गए थे। हालांकि ये सारे सवाल खारिज हो चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं इस पर प्रतिक्रिया भी ले लूंगा। और जो एक दूसरी बात हो रही है कि भाई ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला अंतिम नहीं है। मुझे नहीं मालूम अंतिम क्या होता है, मैं जानना चाहता हूं ये सुप्रीम के ऊपर भी सुप्रीम क्या होता है। मतलब इस पर चर्चा करने में भी मुझे कोई गुरेज नहीं कि अब कहां से कोई
अवतार आएगा और 370 जो है वापस ले आएगा, मैं इस पर भी चर्चा करने में मुझे कोई गुरेज नहीं, लेकिन एक मुझे ब्रेक लेना है। मैं कोशिश कर रहा हूं जम्मू कश्मीर से अगर अदनान अशरफ मीर जो JNK पीपल्स कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता हैं वो जो हैं इस फैसले का विरोध कर रहे हैं, लेकिन विरोध में तर्क क्या है जरा उनके भी सुनने की कोशिश करूंगा। और मेरे साथ जावेद बेग एक और सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता है जम्मू कश्मीर से, वो भी मेरे साथ जुड़ेंगे। लेकिन फिर एक बार जो ब्रेक पर जाने से पहले एक बार फिर याद दिला रहा हूं, किसी देश में लोगों ने कहा था कि 370 को हटाया तो तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा, लेकिन 370 हटने के बाद जब 15 अगस्त और 26 जनवरी आई तो जम्मू कश्मीर के हर घर में हर चौराहे पर तिरंगा लहरा रहा था। ये उन नेताओं को समझ लेना चाहिए जो कश्मीर को लेकर एक फेक नैरेटिव करते रहे। मिलता हूं इस ब्रेक के बाद। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए NPS जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, NPS से आज ही करें तैयारी। NPS जरूरी है। अब लोन प्रोसेसिंग में इतनी देरी, ये सब ना तुमसे नहीं होगा। लो तुम ही कर लो। देखो झूठ बोला लेकिन। इधर आओ। क्या बात? फाइनेंशियल एसेट्स का प्रमाण देना है, इस वजह से लोन अटका है। देखो, अकाउंट एग्रीगेटर से जुड़ो। अकाउंट एग्रीगेटर बैंक इत्यादि के पास उपलब्ध आपकी वित्तीय जानकारी को आपकी स्पष्ट सहमति से ऋण देने वाली वित्तीय संस्थाओं से साझा करता है। पापा, इट वाज सो इजी। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूँ। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा, इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। नमस्कार मास्टर जी। अरे करुण, तुम शहर से कब वापस आए? परसों आया मास्टर जी, माँ का बार बार फोन। अच्छा गिरधर, तुमने जो जानकारी दी उससे मेरे बेटे का काफी भला हुआ। थैंक यू सर। यार गिरी, तो पॉपुलर बन गया तू। पॉपुलर नहीं यार, डिस्ट्रीब्यूटर बन गया म्यूचुअल फंड्स का। मैं इन सभी की मदद करता हूँ, उनका भला होता है तो वो दुआ देते हैं। वाह यार, अगर आप भी मेरी तरह म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं तो चाहिए mfdkareshuru.com पर। तो करें शुरू। दादी, आज भी आपकी चाय की दुकान बंद थी? 1 महीने से बीमार हूँ, काम बंद और इलाज का खर्चा अलग। आयुष्मान कार्ड नहीं बनवाया? नाम सुना है, कहाँ बनवाना है, कैसे बनवाना है, इस उम्र में भाग दौड़। कार्ड अभी बन जाएगा। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें, आधार OTP या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें, डिटेल्स भरें, अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। बन गया। अब ठीक होकर अपने हाथ की चाय पिला दो। और एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। 370 साफ हुआ इंसाफ। जी हाँ, आज इंसाफ हो गया कश्मीर में। जम्मू कश्मीर को जिस तरह से भारत से अलग रखने की एक विशेष दर्जा देकर 370 35A जैसे प्रावधान देकर जिस तरह से जम्मू कश्मीर को आतंकवाद के रास्ते पर धकेला गया, जिस तरह से पाकिस्तान को इतने बरसों तक एक नैरेटिव चलाने की इजाजत दी गई कि जम्मू कश्मीर पर उसका भी दावा बनता है, आज उस नैरेटिव को और आज उस झूठ को पूरी तरह से साफ कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। 370 को लेकर के जो फैसला 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने किया था, आज उसको सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया। जो लोग ये कह रहे थे कि असंवैधानिक फैसला है, जो लोग ये कह रहे थे कि जम्मू कश्मीर इससे बिखर जाएगा, देश टूट जाएगा, आज वो सब लोग
गलत साबित हुए। एक बार फिर नरेंद्र मोदी सरकार और मोदी की गारंटी की जीत हुई है। दो टूक में हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। तीन मेहमान मेरे साथ फिलहाल जुड़े हुए हैं। गुरु प्रकाश पासवान बीजेपी से जुड़े हुए हैं, सैयद जवाद राजनीतिक विश्लेषक हैं, और मेरे साथ पथिकृत पायने जुड़े हुए हैं, रणनीतिक मामलों के एक्सपर्ट हैं, और मेरे साथ जम्मू कश्मीर से जावेद बेग भी जुड़ गए हैं। शायद जावेद बेग जुड़ चुके हैं, सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, मानवाधिकार के कार्यकर्ता हैं। आप भी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन पथिकृत पायने, क्या कहेंगे आप इस फैसले को लेकर के? कई तरह के सवाल अभी भी उठाए जा रहे हैं, और मुझे नहीं मालूम ये सुप्रीम कोर्ट के बाद भी कुछ सुप्रीम होता है क्या? नहीं अशोक जी, आज तो ख्याली पुलाव बहुत लोग बनाएंगे तो उनको हमें छूट देना चाहिए, लेकिन मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। एक इंसिडेंट हुआ था 2019 के, जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का सेशन हुआ था सितंबर के टाइम। उस टाइम इमरान खान गया था, इमरान खान प्राइम मिनिस्टर था उस टाइम पाकिस्तान के। वहाँ वो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में जाके ये चेतावनी दी थी कि न्यूक्लियर वॉर हो जाए। आज इमरान खान का सरकार तो चला ही गया, वो जिंदा है कि कहाँ पे है किसी को पता नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान एकदम बरकरार है, जैसा था उससे बेहतर है। और जम्मू कश्मीर में 86,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट का प्रपोजल आया है, जो इसके पहले कोई सोच भी नहीं सकता था। दूसरी चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, ये मेरी खुद की तजुर्बा है। आपको पता है अशोक जी, हम लोग G20 के साथ जुड़े थे। G20 में एक तो G20 एक वर्किंग ग्रुप जो टूरिज्म का था, उनका एक इवेंट हुआ था श्रीनगर में। हमारे जो यूथ 20 था, जिसका मैं चीफ कोऑर्डिनेटर था, उनका लद्दाख में प्री समिट हुआ। हमारा इवेंट जम्मू में हुआ, यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में हुआ, और जिस तरह से, जिस पैमाने में लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया, इंटरेस्ट दिखाया, जिस तरह के स्टार्टअप्स को लेके उनका इंटरेस्ट था, इंडिया के फ्यूचर लेके इंटरेस्ट था, वो अनप्रेसिडेंटेड था। और आज जो लोग कह रहे हैं ना कि आवाम की परमिशन नहीं ली गई थी, जम्मू कश्मीर में किसी से पूछा नहीं गया था, तो हर एक डिसीजन जो पार्लियामेंट लेता है उसके लिए रेफरेंडम होता है क्या? पार्लियामेंट में जिसको चुन के आते हैं उनका काम ही है सबको रिप्रेजेंट करना। दूसरी चीज, आप जैसे आपने सही कहा कि वॉशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स में जो आर्टिकल्स आ रहे थे, मैं आज ये कहना चाहता हूं, आज का जो सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट था, ये एक बहुत बड़े एक खतरे से देश को टाल दिया सुप्रीम कोर्ट ने। क्योंकि ऐसा नहीं है कि न्यूयॉर्क टाइम्स के आर्टिकल लिखने वाले बंद हो गए थे, वो तो लैपटॉप के सामने टाइप करने के लिए बैठे ही थे। जॉर्ज सोरोस का जो रेजिम चेंज का इकोसिस्टम है वो तो बैठा ही था, कल से शुरू हो जाएगा शाहीन बाग 2, 3, 4, 5, 6। और हमारे देश में जो टुकड़े टुकड़े गैंग है वो कल से क्या कहता, आर्टिकल 370 के बाद 371, और उसके बाद ये कहा जाता कि हर एक डिसीजन का फिर से रिव्यू होना चाहिए, हर एक जगह पे फिर तनाव बना देना, हर एक चीज में लेके क्वेश्चन करना, और ये कहना कि ये सरकार जो है ये तो ऑटोक्रेटिक है, ये कल से शुरू हो जाता। और ये जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इस देश में है, जो कुछ लोगों के लिए एक मतलब बहुत प्रॉब्लमेटिक हो गया, वो कल से शुरू हो जाता। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, इतने लोगों, कुछ लोग जो है ना, जिनको इतने आज इतना इनको बहुत जलन क्यों हो रही है, इनको हमेशा लगा था कि अरे सेंट्रल गवर्नमेंट जो कर ले, हम तो सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे, देख लेंगे वहां पे। ये जो 890 से ज्यादा आज सेंट्रल लॉ एप्लीकेबल है कश्मीर में, 2019 के पहले वो एप्लीकेबल नहीं था, ये आपको मुझसे ज्यादा आपको पता है। उसमें से एक अहम जो कानून था वो था प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। तो वहां पे जो मनी लॉन्ड्रिंग होता था, वहां पे जो करप्शन होता था, उसके ऊपर कोई चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं था। आप सोच सकते तो कितना पैसा वहां पे जाता था और कुछ नहीं होता था उस पैसा का। जम्मू कश्मीर के 2 परिवारों की जेब में पैसा जाता था, 2 के 3 परिवार भी हो सकते हैं, मुझे नहीं मालूम, हो सकता है 3 के 4 परिवार भी हो, लेकिन कुछ परिवारों के पास पैसा जाता था। और ये जो पैसा आता था, पाकिस्तान से आता था, बाकी जगह से आता था, वो आतंकवादी गतिविधियों को आगे बढ़ाने में इस्तेमाल किया जाता था। ये सारी चीजें अब खुल चुकी हैं, बहुत सारी चीजें अब सामने आ रही हैं। लेकिन जावेद बेग, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये बार बार बात उठ रही है, अभी भी हमारे पैनल में सैयद जवाद जुड़े हुए हैं दिल्ली से, वो कह रहे हैं कि भाई कश्मीर के लोगों की इसमें राय नहीं ली गई, उनकी राय के विपरीत हुआ फैसला, और क्योंकि विधानसभा भी नहीं थी, उनका फैसला तो कश्मीर के लोगों से पूछा नहीं गया। क्या आपको भी लगता है कि कश्मीर के लोगों को नजरअंदाज किया गया? शुक्रिया मुझे अपने प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए। सबसे पहले मैं हमारे कौम के 140 करोड़ लोगों को आज जम्मू कश्मीर, बिलखुसूस वादिया कश्मीर के जिला बड़गाम से मुबारकबाद देना चाहूंगा। एक तवारीखी फैसला लिया गया, जिस तवारीखी फैसले से कुछ लोगों के जहनों में जो बंदिशें थी, जो रुकावटें थी, मुझे लगता है, मेरा यकीन है कि वो बंदिशें, रुकावटें अब खत्म हो गई है।
दिल्ली की दूरियां ऑलरेडी हमारे ऑनरेबल पीएम साहब ने कम कर दी, क्योंकि आने वाले हफ्ते से हमारे कश्मीर और जम्मू के बीच में एक ट्रेन स्टार्ट हो रही है 77 साल में पहली बार। आज दिलों की दूरियां भी दूर हो गई। मैं जिस गांव में आज बैठा हूं, आज मैं आपके साथ लाइव डिबेट कर रहा हूं, ये तभी पॉसिबल था जब यहां पे नेटवर्क था, जब यहां पे बिजली थी। आज से पहले 3-4 साल पहले मैं अपने सपनों में भी नहीं सोच सकता था कि मैं लाइव किसी नेशनल, इतने बड़े नेशनल चैनल में आपके साथ जुड़ सकूं और मेरे दिल्ली के जो मेरे दोस्त हैं सैयद जवाद साहब, उनको थोड़ा सा आईना दिखा सकूं कि हकीकी कश्मीर क्या है। ये जो नैरेटिव्स ये वहां पे बैठ के एसी वाले रूम में इन्वेंट करते हैं, ये सिर्फ बड़े सगीर में इन्वेंट होते हैं। ये इसकी स्पेशलिटी बड़े सगीर में या तो हमारे पड़ोसी मुल्क के पास है। ये वाली जो मशीनरी है ये अभी और कहीं पे भी पैदा नहीं हुई है, ये हमारे पड़ोसी मुल्क के पास है। और दिल्ली में जो हमारे दोस्त बैठते हैं जिनको हम ल्यूटियंस कहते हैं, ये उनके पास भी ये मशीनरी है। वो कल आपको कहेंगे कि कश्मीर पूरा बंद था। मैं अभी आधे घंटे पहले लाल चौक में खड़ा था, मैं लाल चौक में खड़ा था और मेरा गांव 60 किलोमीटर 50 से 60 किलोमीटर लाल चौक से दूर है। मैं लाल चौक से 7 बजे इवनिंग निकला, 8 बजे घर पहुंचा, यहां दावत खाई और आपके साथ हूं। यह हकीकी कश्मीर है, यह इससे पहले पॉसिबल नहीं था। अगर किसी को शक है, मेरे गांव का नाम सुनपा है, मेरे इलाके का नाम बेरवा है, वो मेरे घर आए, मैं बड़ा खुश हो जाऊंगा उन्हें होस्ट करके। और मैं टिटवाल हमारा आखिरी गांव है, उसके बाद हमारा पीओके स्टार्ट होता है। टिटवाल से लेकर लखनपुर तक मैं उन्हें अपने साथ लेकर हर एक से हम पूछेंगे कि क्या कश्मीरी आज खुश नहीं है। हाँ, कुछ परिवार आज नाखुश जरूर है। कुछ परिवार जिनकी सियासत मक्कारी पे, झूठ पे, धोखाधड़ी पे चलती थी, आज उनके मक्कारी से पर्दाफाश हो गया। आज माफ कीजिए मैं ये अल्फाज इस्तेमाल करूंगा, आज वो बिल्कुल नंगे हो गए जम्मू कश्मीर की आवाम के सामने, हमारे हिंदुस्तान की आवाम के सामने और रब के सामने भी वो नंगे हो गए जिन्होंने 77 साल कश्मीरियों के साथ जुल्म किया, झूठ बोला, अपनी सियासत गरमाने के लिए इस खोखले आर्टिकल का इस्तेमाल किया। यह खोखला था और आज इस खोखले को, इस हॉक्स को हमने, पूरे कौम ने बिल्कुल अया कर दिया है पूरी दुनिया के सामने। यह कश्मीर का आज का नौजवान कह रहा है, बिल्कुल जो मिलिटेंसी की वजह से जो मिलिटेंसी की वजह से विक्टिमाइज हुआ है, जो हमारी जो रीजनल सब रीजनल सियासी जमातें हैं, उनके नफरतों वाली सियासत का मैं एक विक्टिम रहा हूं। मैं कश्मीर के ग्राउंड जीरो से आपसे बात कर रहा हूं, मैं दिल्ली के किसी रूम से नहीं बात कर रहा हूं। जावेद बेग, मैं यही कहता हूं, कश्मीर की आवाज जो है ना, कश्मीर की रियल आवाज, ये मैं आ रहा हूं सैयद जवाद, कश्मीर की रियल आवाज यही है। और मुझे बार बार बताना पड़ता है, जम्मू कश्मीर पे जब भी चर्चा होती है, 1993 में जब हजरत बल में आतंकवादी घुसे थे तो मैं उस वक्त पत्रकारिता में बिल्कुल नया था। तब मैंने पत्रकारिता करने के लिए मैं वहाँ पहली रिपोर्टिंग करने कश्मीर गया था और तब से लेकर आज तक कम से कम 50 बार कश्मीर जा चुका हूँ और मैं कश्मीर के हजारों युवाओं से मिला हूँ, जावेद बेग जैसे युवाओं से भी मिला हूं और दूसरी तरह के युवाओं से भी मिला हूं। और जावेद बेग साहब, ये मेरा वादा है आपसे, मुझे मालूम नहीं सैयद जवाद मेरे साथ चलेंगे नहीं चलेंगे, लेकिन अगर मौका लगेगा मैं उनको लेकर आऊंगा, आपके साथ दावत खाएंगे 370 जो है हटने के लिए, उसके लिए आपके यहाँ दावत जरूर हम करेंगे। सैयद जवाद चलेंगे आप दावत में? शुक्रिया और खुशामदीद, मैं आपका इंतजार करूंगा, मैं मुंतजिर रहूंगा आपका भी और सैयद जवाद साहब का भी। और मेरे बैरवा में महाआचार्य अभिनव गुप्त जी की यहाँ पे पवित्र जगह है, उनकी दर्शन करके जाइएगा। बिल्कुल सैयद जवाद, अब तो दावत के लिए भी आपको न्योता आ गया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया और इज्जत देने के लिए। देखिए क्या है, जब हम मौजूदा सियासत के ऊपर बात करते हैं और सियासी मसलों पे बात करते हैं तो हमें जो है सामाजिक मुद्दों के आधार पर भी सियासत को समझना चाहिए। अशोक भाई, क्या ये बेहतर नहीं होता कि वहां के जितने बड़े बड़े पॉलिटिशियन थे आपने उनको नजरबंद कर दिया? वहां के जितने आपके जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन चाहे लोकसभा में देते थे चाहे राज्यसभा के अंदर देते थे, और आपने वो भी शायद याद होगा कि एक सांसद महोदय ने अपने कपड़े भी फाड़ लिए सदन के बाहर जब ये हटाया गया, और जितनी पूरी विधानसभा के बड़े नेता थे
सबको आपने नजरबंद कर दिया, कैद कर दिया। और आज भी फिर भी मैं कह रहा हूं, आप जम्मू कश्मीर की आवाम को और खास तौर से लद्दाख की आवाम को आप क्या दिल्ली में बैठ करके चलाना चाहते? क्या ये उनके संवैधानिक हक और हकूक का उल्लंघन नहीं हुआ? आप इस चीज से नजरअंदाज, आप सफाई पेश कर ले। आप बखूबी इख्तिदार के अंदर हैं। आज आपके पास ताकत है, कुव्वत है, आप सत्ता के अंदर बैठे हैं, आप जो चाहे कर सकते हैं, ये हम जानते हैं। लेकिन अभी मैंने आपसे कहा, दुनिया में कोई भी चीज ऐसी नहीं आई जो स्थायी रहे। सैयद जवाद जावेद बेग जो है कश्मीर के नुमाइंदे हैं। सैयद जवाद, नहीं सुनिए मेरी एक बात, नहीं आप सैयद जवाद साहब, आपने आर्टिकल 370 और 35A को आपने शायद बारीकी से नहीं पढ़ा है। भाई सुनिए, आप पढ़िए पहले। एक मिनट जावेद भाई, एक मिनट पढ़िए आर्टिकल 370 35A को आप पढ़िए। सर एक मिनट आप दोनों एक मिनट रुकिए दोनों रुकिए। सैयद जवाद एक मिनट, सैयद जवाद मेरा सवाल आप ही के लिए, एक मिनट आप दोनों रुकिए। देखिए पहली बात तो मुझे लगता है आर्टिकल 370 को पढ़ने ना पढ़ने की, अब कोई जवाब, वो कचरा हो चुका है, उसको फाड़ के फेंक दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, अब वो कचरेदानी में पड़ा कूड़े, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक मिनट और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट आपसे और मुझसे बेहतर जानते हैं। बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूं सुप्रीम कोर्ट हम सबसे बेहतर क्या लिखा था क्या नहीं लिखा था, उसकी सब कुछ व्याख्या जो है सुप्रीम कोर्ट ने आज कर दी। लेकिन मैं इससे भी बड़ी बात कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं दिक्कत पता सैयद जवाद क्या है, आप लोग भी कश्मीर की नुमाइंदगी मानते हैं, मुफ्ती महबूबा मुफ्ती करती हैं और फारूक अब्दुल्ला करते हैं। जावेद बेग जैसे लोग जो वहां पर आतंकवाद के कारण हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हम ये कश्मीर की आवाज है। आपके लिए सैयद जवाद, कश्मीर जो है दो परिवार होंगे, हमारे लिए कश्मीर की जनता है। अशोक भाई, लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है, लोकतंत्र में हमारे मुल्क की खूबसूरती है, हमारे मुल्क की कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, हाँ बोले सैयद जवाद। कॉन्स्टिट्यूशन पता है, सुन लीजिए अशोक भाई, थोड़ा सा अनफेयर हो रहा है, 4:1 हो रहा है। सर मैं क्या करूंगा, कश्मीर से जो आवाज आ रही है वो भी आपके खिलाफ बोल रही है, इसमें मेरा क्या कसूर है? सुनिए सैयद जवाद, सैयद जवाद एक मिनट सर, आपने एक मिनट, अब आपने मेरे ऊपर आरोप लगा दिया तो मेरा सवाल, मेरा जवाब सुन लीजिए। मैंने एनसी को बुलाया। सैयद जवाद एक मिनट सैयद जवाद एक मिनट, आपने कहा 4:1 हो रहा है। देखिए मैंने आज एनसी को पूछा कि आपके साथ खड़े हो जाए, वो नहीं खड़े होने को तैयार हुए। मैंने पीडीपी से पूछा आपके साथ खड़े हो जाए, वो नहीं खड़े होने को तैयार हुए। मैंने अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस पीपल्स कॉन्फ्रेंस वालों से, वो नहीं खड़े हुए। और कश्मीर से जो आवाज बुलाई वो भी आपके साथ नहीं खड़ी हो रही। अब मैं क्या करूं, अगर देश आपके साथ नहीं है तो मैं कहां से पाकिस्तान से लोग आपके समर्थन में लाऊं? वो मैं नहीं करूंगा। मैं पाकिस्तान की किसी आवाज को अपनी टीवी में नहीं जोड़ूंगा। बोलिए अब आप। जवाब दे दूं आपको इसी चीज का, कोई मेरे खिलाफ खड़ा हो या मेरे साथ खड़ा हो, लेकिन मेरे साथ मुझे पता है इस देश का संविधान जरूर खड़ा है। वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का दिया हुआ संविधान। अरे सैयद जवाब प्लीज, अगर आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी आप, एक मिनट रुकिए, नहीं अगर आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी आप संविधान की दुआई दे रहे हैं तो मुझे लगता है कोर्ट के जजमेंट को आप सैयद जवाब, सुप्रीम कोर्ट भी आपके साथ नहीं खड़ा, संविधान आपके साथ नहीं खड़ा। आप किसकी बात कर रहे हैं? कौन से संविधान की बात कर रहे हैं? पाकिस्तान के संविधान की बात तो नहीं कर रहे आप। हिंदुस्तान संविधान आपके साथ नहीं खड़ा है, वो सुप्रीम कोर्ट में। एक मिनट जावेद बेग, हिंदुस्तान का संविधान सैयद जवाद आपके साथ नहीं खड़ा है, सुप्रीम कोर्ट आपके साथ नहीं खड़ा है। अगर आप पाकिस्तान के संविधान की बात कर रहे हैं तो आप बोलिए। अच्छा, क्या पाकिस्तान में बिरयानी जाके खाने का इरादा है किसी का? नहीं आप खा रहे होंगे सर, मुझे नहीं पता। अरे सुनिए, एक मिनट सुनिए, सुनिए बिरयानी आपको जावेद बेग खिलाएंगे, आप उनके पास जाइए, अपने गम गलत कीजिएगा। एक मिनट रुकिए, सुनिए। हमारे गम बिल्कुल नहीं, आपके साथ कौन सा संविधान नहीं खड़ा? कौन सा संविधान आपके साथ खड़ा, मुझे बताइए। आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला के संविधान के दायरे में नहीं है? हाँ या ना बताइए मुझे, हाँ या ना बताइए सैयद जवाद, हाँ या ना? आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला के संविधान के दायरे में नहीं है, या आप अभी भी कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की कलम भी की हुई है? बोलिए, हिम्मत है, बोलिए। जवाब सुन लीजिए, शांति रखिए थोड़ी। शांति की बात, आप कह रहे संविधान, अरे कौन सा संविधान आपके साथ खड़ा है? अरे जवाब, संविधान आज जो है वो बता दिया। कौन से बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़कर आइए यार, क्या हो गया? बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़कर आइए। अरे अशोक भाई, मैं सुन लीजिए, अब आपने जो बात कही ना, जब धारा 370 और 35A बनाया जा रहा था इसी लोकसभा के अंदर और लोकसभा के अंदर,
वो लोग आपसे ज्यादा मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे, वहां पे टेम्पोररी प्रोविजन लिखा हुआ था, टेम्पोररी प्रोविजन, वो सब हो गया, डिबेट हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया वर्डिक्ट, वो नई तरह से सुनने की जरूरत नहीं है। और आप यहाँ पे भी माइनॉरिटी कार्ड प्ले कर रहे हो 4:1 बोल के, वो सब हो गया, हो गया सब। आपके 23 पिटीशन थे। आज की डिबेट बड़ी मजेदार डिबेट हो रही है। आज की डिबेट सर एक मिनट सब रुकिए। आज की डिबेट बड़ी मजेदार डिबेट हो रही है। बड़ी मुझे कई बार हंसना आ रहा है, कई बार रोना आ रहा है। मतलब कह रहे हैं कि अरे संविधान जब बना था तो संविधान जो बना था वो संविधान में बना था, उस समय भी 370 को अस्थायी लिखा गया था, आज अस्थायी हट गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बिल्कुल सही है, उसके बाद आप संविधान की दुहाई दे रहे हैं। अरे संविधान आपको लगता है अगर गलत हुआ तो जाइए चुनौती दीजिए, कौन सी अदालत में चुनौती देंगे? पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे, जाइए दीजिए। गजब कर रहे हैं आप, गजब कर रहे हैं आप। मतलब आप सुनिए, आप तर्क देंगे ना सैयद जवाद तर्क देंगे ना तो समझ में आता है, तर्क देंगे तो समझ में आता है, डिबेट होगी। लेकिन अगर कुतर्क करना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि क्या डिबेट करूं मैं, क्या डिबेट करूं? सुनिए, पाकिस्तान जैसे बेगैरत मुल्क की बात मेरे सामने मत करा। नहीं तो फिर आप कौन से देश के संविधान की बात कर रहे हैं? आपको मुबारक हो। कौन से देश के संविधान की बात कर रहे हैं? ठीक है, अरे कौन से देश में रहते हैं आप? अरे आज सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुना, क्या संवैधानिक? अच्छा मुझे बताइए, आज सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया क्या वो असंवैधानिक है? बोलिए, क्या वो असंवैधानिक है? सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया है, तो क्या संवैधानिक है? अशोक जी एक चीज मैं कहना चाहता हूं, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट किस चीज के ऊपर था? कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द डिसीजन टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी के ऊपर मोहर लगा दिया। आप कहां की पुलाव बना पका रहे हो आप? ये एक कॉन्स्टिट्यूशन को ढाल की तरह इस्तेमाल करते हो ना, आपने पढ़ाई नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि ये वर्डिक्ट किस चीज के ऊपर था? वर्डिक्ट था कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी के ऊपर। एक मिनट रुकिए। मुझे थोड़ा सा हंसने का भी मन कर रहा है। एक ब्रेक ले लेता हूं, थोड़ा सा अपना हंसी, क्योंकि मुझे आज खूब हंसी भी आ रही है कि मतलब संविधान को लेकर 5 अगस्त को भी दुहाई दी गई थी, आज भी वही रोना चाहिए, मुझे थोड़ी हंसी भी आ रही है। मैं थोड़ा सा हंस लेता हूं, फिर मैं आता हूं। गुरु प्रकाश पासवान जी, संविधान मुझे लगता है बाबा साहब को जितने लोग बैठे उसमें जितना आपने पढ़ा उतना मैंने तो नहीं पढ़ा, मुझे भी नहीं लगता किसी और ने पढ़ा होगा बाबा साहब को। तो मुझे लगता है बाबा साहब को लेकर, संविधान को लेकर 370 ने क्या कहा था, जरा वो आप ही बता दीजिएगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि हिंदुस्तान के संविधान की हम बात करें, पाकिस्तान के संविधान में क्या लिखा मुझे नहीं जाना उसमें। मैं आऊंगा ब्रेक के बाद। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। कांग्रेट्स यार। राज, तू क्या करेगी? आई हैव क्लियर्ड माय एग्जाम्स, मैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनूंगी। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, स्कोप क्या है इसमें? MFD में स्कोप अनलिमिटेड है। शुरुआत के सालों में मैं जितनी मेहनत करूंगी, जितने कस्टमर्स बनाऊंगी, उतना ही फ्यूचर में मेरा भला होगा। आप भी मेरी तरह म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। जानिए कैसे, mfdkarenshuru.com पर। तो करें शुरू। मोदी सरकार की गारंटी, महिलाओं के लिए धुआं मुक्त रसोई। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 10 करोड़ गैस कनेक्शन। हमारा संकल्प, विकसित भारत। माँ, ये खीर किसके लिए? आज तेरे दादाजी का जन्मदिन है, उनके लिए। तो मैं दादाजी को क्या दूँ? अपना मोबाइल फोन देना। ये क्या कर रही है? दादाजी के लिए आयुष्मान कार्ड बना रही हूँ। घर बैठे? हाँ। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें, आधार OTP या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें, डिटेल्स भरें, अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। दादाजी, ये लीजिए अपना आयुष्मान कार्ड। ये उपहार तो जीवन भर काम आएगा। और एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए NPS जरूरी है।
रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करें तैयारी। एनपीएस जरूरी है। समय पर एडवांस टैक्स भरना है जरूरी, क्योंकि इससे होती है विकसित भारत के निर्माण की जरूरत पूरी। विकसित देश का लक्ष्य हासिल करने के लिए हर भारतीय का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपका एडवांस टैक्स देश के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने, शिक्षा, सामाजिक योजनाएं व देश की सुरक्षा और स्पेस कार्यक्रम जैसे महत्वपूर्ण कार्यों को अंजाम देने में काम आता है। तो फिर अपनी एडवांस टैक्स की जिम्मेदारी समय पर पूरी करें। याद रखिए, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 75% टोटल पेएबल एडवांस टैक्स का भुगतान 15 दिसंबर 2023 तक किया जाना चाहिए। कंपनीज, कॉर्पोरेट्स या फिर सैलरीड एम्प्लॉइज जिनकी टीडीएस या टीसीएस कटने के बाद भी कर देयता 10,000 रुपए या उससे अधिक है, तो फिर एडवांस टैक्स देना आवश्यक है। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है, IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है, तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। दो टुक आप देख रहे हैं, दो टुक में हुआ इंसाफ 370 साफ, इसी पे बात कर रहे हैं। चार मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं। गुरुप्रकाश पासवान जी, अभी भी अगर कुछ लोग ये तर्क दे रहे हैं, जैसे सैयद जवाद कह रहे हैं कि भाई जो है ये फैसला संविधान के आइन मतलब संविधानिक नहीं है। वो कह रहे हैं कि भाई जिन लोगों ने संविधान बनाया वो हमसे ज़्यादा जानकार थे, उन्होंने 370 लाए, वो हमसे ज़्यादा जानकार थे। क्या अब कम जानकार है सुप्रीम कोर्ट, या अब जो है आपकी सरकार कम जानकार है कि उसने हटा दिया है फैसला? नहीं, देखिए ऐसा है अशोक जी कि मैं विधि का छात्र भी हूँ और विधि का शिक्षक भी हूँ, और संविधान के पार्ट 15 में जो हमारे मित्र यहाँ संविधान के विशेषज्ञ बैठे हैं, मैं उनसे आग्रह करता हूँ विनम्रता पूर्वक, संविधान के पार्ट 15 का जो चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम है टेम्पररी ट्रांजिशनल। इसका हिंदी रूपांतरण होता है कि आप टेम्पररी हैं, अस्थायी हैं, तो आप सदैव के लिए हैं ऐसा नहीं है। तो कम से कम ये भ्रम फैलाना बंद करिए, और इस भ्रम को सुप्रीम कोर्ट ने भली भांति तोड़ दिया है। देखिए अशोक जी, छोटी सी बात है, आपने पिछले बार जो आपने मुझे चांस दिया, आपने मुझसे सवाल भी पूछा और बिल्कुल जायज सवाल पूछा कि चुनाव कब होगा। देखिए परिसीमन हुआ, डिलिमिटेशन हुआ, डिलिमिटेशन का रिपोर्ट आया। प्रधानमंत्री जी जम्मू कश्मीर के सभी इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टीज को बुलाते हैं प्रधानमंत्री आवास पे, प्रधानमंत्री आवास पे बकायदा बुला करके उनसे चर्चा की गई, गहन संवाद हुआ और बातचीत की गई कि डिलिमिटेशन हो रहा है, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन होना जरूरी है। अभी जम्मू कश्मीर में डीडीसी के चुनाव हुए थे, लोकतंत्र का जो सबसे तीसरा धार है डीडीसी, वहां चुनाव हुए थे। कौन जीत के आया मैं पूछना चाहता हूं। जावेद बेग साहब यहां बैठे हैं, बताएं कि भाई वहां भर करके जिन क्षेत्रों से लोग निकल करके आते नहीं थे, पुलवामा हो, गंदरबल हो, हर जगह से लोग निकल करके आए हैं और डीडीसी के चुनाव में जी भर करके भाग लिया है, पार्टिसिपेट किया है। अशोक जी, मैंने खुद इलेक्शन लड़ा था डीडीसी का। ओके, मैंने खुद लड़ा था। आईआईटी हो, आईआईएम हो, एम्स हो, 28,000 करोड़ का नया कश्मीर हो, आज तरह तरह से 80% तक टेरर इंसिडेंट में गिरावट आई है। अशोक जी, आंकड़ों के आधार पे, तथ्यों के आधार पे, तर्कों के आधार पे सुप्रीम कोर्ट ने अपने विवेक का उपयोग करते हुए सभी पार्टियों को समान अवसर देते हुए, पार्लियामेंट जो कि पीपल ऑफ इंडिया, लोगों के विल का प्रस्तुतिकरण करता है, उन्होंने भी वैध ठहराया है। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ लोगों को करना है, तो मुझे लगता है कि वो अपने अपने विवेक पे सब। अच्छा, मेरा सवाल सैयद जवाद, मैं बहुत आपसे, मेरे पास समय कम है, बड़ा संक्षेप में सवाल जानो। आपने जैसे बार बार कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि अंतिम फैसला नहीं है अभी, और इसी तरह की बात दूसरे कुछ पीडीपी एनसीपी के लोग भी दे रहे हैं। मैं आपसे सीधा जानना चाहता हूं, एक मौलाना ने जब राम मंदिर पर फैसला आया तो एक मौलाना ने कहा था जब हम मुस्लिम बड़ी तादाद में होंगे तो हम एक बार फिर से मंदिर तोड़ करके, राम मंदिर तोड़ के मस्जिद बना लेंगे। मतलब आप लोग किस उम्मीद में, आप लोग को लगता है कि एक दिन मोदी सरकार को हटा देंगे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को आप अपने हिसाब से जज बैठा देंगे, उसके बाद आप पलट देंगे? क्योंकि और क्या रास्ता, खुलकर जरा बताइए कैसे आप इस फैसले को पलट देंगे?
पूरी बात जो है जिन साहब ने कही है, ये सैयद जवाद ने तो कही है, और उन मौलाना को आपको बुला करके लेना चाहिए तो सफाई जो है उनसे लेना चाहिए। मैं ऐसी कभी कोई बात नहीं कहता जो हमारे मुल्क के अंदर जो है प्यार मोहब्बत खुलूस को खत्म कर दे। हाँ, वो भारतीय जनता पार्टी को इस वक्त इख्तियार है कि मुल्क के अंदर वो ऐसे जहरीले बयानबाजी सर, मुझे समय कम है, मुझे बताइए कौन सा रास्ता है कि आप वापस 370 लाएंगे? क्या रास्ता है अब सुप्रीम कोर्ट के बाद? नहीं, देखिए क्या है, अभी जो आपने सवाल करा, मैंने उस चीज का सवाल का जवाब दिया, और सवाल का जवाब में अगर आप समझदार हैं, माशाल्लाह पढ़े लिखे भी नहीं बहुत सर, आप हैं, खुल के मैंने बताइए आपको- ना सर। मैं नहीं इतना समझदार नहीं हूं, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा सुप्रीम कोर्ट के बाद इस देश में कौन सी अदालत है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदल देगी। आप मुझे बताइए ना सर, मैं इतना समझदार नहीं हूं। आप मेरे दर्शकों को बताइए आप लोग क्या करने वाले हैं अब आप? नहीं करने वाले भाई, अभी तो मैं कोई नजूमी तो हूं नहीं कि मैं क्या करने वाला हूं और क्या नहीं करने वाला हूं। मैं ये थोड़ी ना दावा करता हूं कि मैं 2047 तक जीवित रहूंगा और 2047 तक इसी देश के अंदर एक ही सरकार रहेगी। सर आप और एक ही 2047 प्राइम में, मैं मिनिस्टर कहता हूं रहेगा। मैं कोई नजूमी मैं तो कहता नहीं। हूं आप 2080 तक जीवित रहे। आपकी उम्र बहुत लंबी हो भाई साहब। अशोक भाई, अशोक भाई समय तो दीजिए, आप सवाल का जवाब लेते हैं फिर 3-4 लोग बोलने लगते हैं। आप सवाल का जवाब तो सर सवाल का जवाब दीजिए तो सही, मैं इंतजार कर रहा हूं, मेरे पास समय नहीं है। इस देश को संविधान से ही चलाया जाएगा। आपको फिर बहुत मोहब्बत से और प्यार से कह रहा हूं, जो संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और ये तख्त पे बैठ करके ये समझा जा रहा है हम जो चाहे कर लेंगे। बस सर मुझे समझ अब एक मिनट संविधान की धज्जियां सुप्रीम कोर्ट उड़ा रहा है। सुनिए अब मेरा हो गया। ओके सुनिए, मैं फिर कह रहा हूं, सबकी आवाज नीचे कर दीजिए, सबकी आवाज नीचे कर दीजिए, मेरे पास समय नहीं है। देखिए मैंने पहले ही कहा था रुदाली गैंग है एक देश में, ठीक है ना, वो हर वक्त छाती पीट के रोता है। आज वो रो रहा है संविधान की धज्जियां उड़ गई। अरे भाई सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, अगर सुप्रीम कोर्ट संविधान की धज्जियां उड़ा रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट को गाली दे रहे हैं क्या? आपने शुरू में ही कहा सैयद जवाद ने कि कलम बिक गई। मैंने पूछा क्या सुप्रीम कोर्ट की कलम बिक गई? बताइए ना, सुप्रीम कोर्ट की कलम बिक गई तो भैया पाकिस्तान जाओ, पाकिस्तान में इंसाफ लो। अगर हिंदुस्तान में इंसाफ चाहिए तो सुप्रीम कोर्ट ने इंसाफ कर दिया। अब आपको रोना है तो रोइए, आज की रात रोइए, शेरो शायरी करिए, लेकिन 370 पलटकर नहीं आने वाली। सैयद जावेद जी, जावेद बेग अंतिम 30 सेकंड, मेरे पास समय बिल्कुल नहीं है। जावेद बेग 30 सेकंड, सिर्फ जावेद बेग की आवाज दीजिए 30 सेकंड। सैयद जवाद साहब और अशोक साहब को मैं एड्रेस करना चाहूंगा। व्हाट नेक्स्ट, ये हर एक की कैफियत है। अब व्हाट नेक्स्ट, आपके चैनल के माध्यम से मैं हमारे ऑनरेबल पीएम साहब को और ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब को और मेरे दोस्त सैयद जवाद साहब को गुजारिश करूंगा कि अब हमारा अगला हदफ पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान ऑक्युपाइड गिलगित बल्तिस्तान होना चाहिए। बहुत सही, बहुत सही। और मैं आज आपके चैनल के माध्यम से मैं पार्लियामेंट का आने वाला इलेक्शन या तो दिल्ली से लड़ूंगा, जिस कंस्टिट्यूएंसी में जवाद साहब का वोट हो, या फिर अगर ये यूपी के किसी कंस्टिट्यूएंसी से है तो मैं वहां से पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ूंगा। इट्स अ प्रॉमिस। जवाद साहब चलिए, जावेद बेग साहब शुक्रिया, मेरे पास समय इतना ही है, लेकिन जावेद बेग साहब इंशाल्लाह यही हो। अब तो कश्मीर हमारा है और पीओके जो है वो भी अब बच गया, उसको मिलाना है और उसको लेकर के है। प्रधान अमित शाह कह चुके हैं कि जान दे देंगे, तो अब तो अगला पड़ाव यही हो। जिसको रोना है उसके अभी रोने के और मौके आएंगे, जो रुदाली गैंग है, छाती पीट गैंग है, उसके अभी और मौके आएंगे। तो अभी इन मौकों को संभाल के रखे, आज रात के लिए शेरो शायरी कीजिए, दिल को बहलाइए, यही अच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया, समय इतना ही है, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन दो टूक में आज बस इतना ही। और आज जश्न की रात है, कुछ लोग रोए तो उनके लिए रोने की रात है, पर जिसको रोना है वो रोए, जिसको जश्न मनाना है वो जश्न मना रहा है, क्योंकि हिंदुस्तान आज जश्न मना रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। दो टूक में नमस्कार। दो टूक के प्रायोजक थे वंडर सीमेंट इस्तेमाल कीजिए, फर्क नजर आएगा।